नमस्कार और डीप डाइव एआई ऑन एआई में आपका दोबारा स्वागत है, जहां हम उन नवीनतम रुझानों और प्रौद्योगिकियों का अन्वेषण करते हैं जो एंटरप्राइज के भविष्य को आकार दे रही हैं। आज हमारे साथ एक बेहद खास विशेषज्ञों का पैनल है जो हमें पर्सनल कंप्यूटिंग के आगमन के बाद से कॉर्पोरेट आर्किटेक्चर में आने वाले संभवतः सबसे गहरे बदलाव के सफर में मार्गदर्शन देगा। हम बात कर रहे हैं नए एआई टियर की, एंटरप्राइज में एजेंट आधारित प्रणालियों के उदय की, और इस बारे में कि संगठन अपने विरासत सिस्टम को कैसे पूरी तरह स्वायत्त बुद्धिमान इकोसिस्टम में बदल सकते हैं। मैं बेहद उत्साहित हूं 3 मेहमानों को पेश करने के लिए। एंटरप्राइज आर्किटेक्चर और जनरेटिव एआई की दिग्गज जो वैश्विक संगठनों की बड़े पैमाने की सिस्टम डिजाइन में दशकों से मदद कर रही हैं। कृष्णा, एक अनुभवी सीईओ जिन्होंने कई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का नेतृत्व किया है और भली भांति जानते हैं कि इतने बड़े बदलाव के लिए आपकी टीम और संगठन को कैसे तैयार किया जाए। एक एआई एजेंट विषय वस्तु विशेषण जो बड़े एंटरप्राइज के लिए एजेंटिक फ्रेमवर्क विकसित कर रही है, जिसे विशेष एआई इकाइयां तालमेल बैठाकर ऑर्केस्ट्रेशन करके बड़े स्तर पर व्यावसायिक मूल्य प्रदान कर सकें। हमारे पास चर्चा के लिए बहुत कुछ है। एआई एजेंट फैब्रिक की अवधारणा से लेकर विशेषज्ञ भूमिकाओं के बारीक पहलुओं तक, डेटा एज इंटेलिजेंस से लेकर इस नए एआई टियर को लागू करने के सर्वोत्तम तरीकों तक। तो आइए शुरू करते हैं। सोमिया, मैं जानता हूं कि आप लंबे समय से एंटरप्राइज आर्किटेक्चर में काम कर रही हैं। जब हम सामने रखी छवियों को देखते हैं तो हम विभिन्न एंटरप्राइज सिस्टम ईआरपी, सीआरएम, एचआर में आइलैंड्स ऑफ ऑटोमेशन से एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ते हुए देखते हैं जिसे एआई एजेंट फैब्रिक कहा जा रहा है। क्या आप इस बदलाव और एंटरप्राइज आर्किटेक्चर के लिए इसके मायने समझा सकती हैं? बिल्कुल, मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। पारंपरिक एंटरप्राइज में अक्सर होता यह है कि हर विभाग सेल्स, फाइनेंस, एचआर ने अपने अपने सिस्टम खरीदे या बनाए। तो सेल्स के लिए सीआरएम, फाइनेंस के लिए ईआरपी, कर्मचारियों को प्रबंधित करने के लिए एचआर सिस्टम। वक्त के साथ ये ऑटोमेशन के द्वीप बन गए, क्योंकि हर एक अपना काम तो अच्छे से करता था, लेकिन एक दूसरे से आंशिक रूप से ही जुड़ा था। अब एआई के उदय के साथ, खास तौर पर बड़े भाषा मॉडल और एजेंट आधारित फ्रेमवर्क के चलते, हम इन बिखरे हुए द्वीपों से निकलकर एक तरह के फैब्रिक की ओर बढ़ रहे हैं जो पूरे एंटरप्राइज को ओवरले करता है। अब सीआरएम में अलग से लॉगिन करूं, ईआरपी में अलग के बजाय आपके पास एआई एजेंट हैं जिन्हें इन सभी सिस्टम से बात करना आता है, और सबसे अहम बात कि ये एक दूसरे से भी बात कर सकते हैं, ऐसे प्रोसेस को ऑर्केस्ट्रेट करते हुए जो कई विभागों में फैला हो। ये कुछ वैसा ही है जैसे अलग अलग टोल और नियम वाली कई हाईवे के पैचवर्क से निकलकर एक स्वचालित ट्रैफिक सिस्टम में आना जो आपको बिना रुकावट के रूट कर सकता है। सॉफ्टवेयर जगत में एआई एजेंट फैब्रिक वही है। विशेष एआई वर्कर्स, एजेंट जो टास्क संभालते हैं, संदर्भ समझते हैं और संगठन में इंटेलिजेंस साझा करते हैं। अब मैं कृष्णा की ओर रुख करना चाहूंगा। एक सीएक्सओ के तौर पर आपने एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी के पूरे विकास को देखा है, मेनाफ्रेम से क्लाइंट सर्वर, वेब, मोबाइल, क्लाउड और अब एआई तक। लीडरशिप के नजरिए से इन डायग्राम्स में एआई टियर कहे जाने वाली चीज को लाने का क्या महत्व है? धन्यवाद, यहां होना शानदार है। एआई टियर की शुरुआत बेहद अहम है क्योंकि ये कोई साधारण तकनीकी लहर नहीं है। ये मूल रूप से इस बात को बदल रहा है कि काम कैसे होता है। इतिहास में ऑटोमेशन के होते हुए भी डेटा की व्याख्या करने, कई सिस्टम में नेविगेट करने और जटिलताओं को समझने के लिए इंसानों की जरूरत रहती थी। लेकिन इस नए एआई टियर में हम ऐसे एजेंट्स की बात कर रहे हैं जो सच में यूजर्स की ओर से समझ सकते हैं और काम कर सकते हैं। ये प्राकृतिक भाषा समझते हैं, जटिल वर्कफ्लो को ऑर्केस्ट्रेट कर सकते हैं, बड़े स्तर पर डेटा विश्लेषित कर सकते हैं और वो सुधार या इनसाइट भी सुझा सकते हैं जो इंसानों से छूट जाते। सी स्तर से देखें तो इसका मतलब है कि अब लोग हर समय सिस्टम के बीच टॉगल करने या डेटा साइलो से लड़ने की बजाय एक समग्र इंटेलिजेंस लेयर पर काम कर सकते हैं। अगर आप सीएफओ हैं और पिछली तिमाही के पीएनएल से संबंधित कोई सवाल पूछते हैं जिसमें आपको क्षेत्र और प्रोडक्ट मिक्स के हिसाब से डिटेल चाहिए, तो सिस्टम खुद सब जोड़ जाड़ देता है। आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि कौन सा डेटा किस सिस्टम में है, आपका एआई एजेंट संभाल लेता है। इससे गति, लचीलापन
और रणनीतिज्ञ की क्षमता में गहरा असर पड़ता है। विशेषज्ञ एआई वर्कर्स की यह अवधारणा दिलचस्प है। प्रिया, आप इन एजेंटिक फ्रेमवर्क के निर्माण में गहराई से शामिल रही हैं। जिस डायग्राम को हम देख रहे हैं उसमें द ब्रेन नाम का एक ओवरऑल एआई ऑर्केस्ट्रेशन लेयर दिख रहा है और फिर स्पेशलाइज्ड एजेंट्स हैं जिनका फोकस सीआरएम, ईआरपी, एचआर जैसे डोमेन पर है। क्या आप समझा सकती हैं कि ये आपस में कैसे जुड़ते हैं? इसका सबसे अच्छा उदाहरण ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर का हो सकता है। ब्रेन कंडक्टर की तरह है, यूजर की मंशा समझता है, संदर्भ का ध्यान रखता है और तय करता है कि ऑर्केस्ट्रा के किस सेक्शन यानी कि कौन से विशेष एजेंट को अगला पार्ट निभाना है। वहीं स्पेशलाइज्ड एजेंट्स अलग अलग सेक्शन की तरह हैं। वुडविंड, ब्रास, प्रोडक्शन, हर एक किसी खास काम में माहिर। मान लीजिए एक एजेंट सीआरएम टास्क में स्पेशलाइज्ड है। ग्राहक रिकॉर्ड पढ़ना या अपडेट करना, इंटरेक्शन लॉग करना, लीड डेटा विश्लेषित करना। दूसरा ईआरपी पर फोकस है, फाइनेंस, सप्लाई चेन, इन्वेंट्री संभालता है। तीसरा एचआर प्रोसेस पर विशेषता रखता है, जैसे पेरोल या बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप कहते हैं मुझे एक ऐसा पूर्वानुमान चाहिए जिसमें सेल्स प्रोजेक्शन भी हो और अगले क्वार्टर नई भर्ती की लागत भी शामिल हो, तो ब्रेन एजेंट उस अनुरोध को तोड़ता है। सीआरएम एजेंट प्रासंगिक सेल्स डेटा जमा करता है, एचआर एजेंट हायरिंग डेटा लाता है और फिर शायद कोई एनालिटिक्स एजेंट उसे मर्ज कर देता है। अंत में ब्रेन सब समेकित कर यूजर को एक स्पष्ट जवाब देता है। यही है एआई एजेंट फैब्रिक की असल कार्यप्रणाली। अब इसे एक ठोस उदाहरण से जोड़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो अपने ऑर्डर टू कैश प्रोसेस को सुव्यवस्थित करना चाहती है। पारंपरिक रूप से ये सीआरएम, ईआरपी, फाइनेंस और कभी-कभी अलग इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम जैसी कई जगहों से गुजरता है। सोमिया, एआई एजेंट फैब्रिक इसे कैसे संभालेगा? बहुत अच्छा उदाहरण। ऑर्डर टू कैश काफी जटिल हो सकता है, अक्सर कई सिस्टम तक फैला होता है। आपको ऑर्डर कैप्चर करने के लिए सीआरएम, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए ईआरपी, इन्वेंट्री चेक करने के लिए इन्वेंट्री सिस्टम, शिपिंग हैंडल करने के लिए एक और सिस्टम वगैरह की जरूरत पड़ती है। एआई एजेंट फैब्रिक परिदृश्य में हर डोमेन के लिए स्पेशलाइज्ड एजेंट्स होंगे। यूजर या कोई ऑटोमेटेड ट्रिगर कह सकता है कस्टमर एक्स के लिए ऑर्डर 1 2 3 4 5 प्रोसेस करो। ब्रेन सब ऑर्केस्ट्रेट करेगा। वन एजेंट ग्राहक की जानकारी कंफर्म करेगा, देखेगा कि ऑर्डर वैध है और अनुबंध संबंधी शर्तें पूरी हैं या नहीं। इन्वेंट्री एजेंट जांच करेगा कि प्रोडक्ट स्टॉक में है या नहीं। 3 ईआरपी एजेंट लागत, टैक्स और अंतिम इनवॉइस डिटेल निकालता है। 4 हो सकता है शिपिंग लॉजिस्टिक्स एजेंट डिलीवरी शेड्यूल करे। 5 फाइनेंस एजेंट पेमेंट प्रोसेस शुरू करता है, इनवॉइस भेजता है और जनरल लेजर अपडेट करता है। ये सब बैकग्राउंड में अपने आप होता रहता है। अगर कोई दिक्कत आती है, जैसे स्टॉक कम है, तो एआई एजेंट फ्लैग उठाएगा या स्वचालित रूप से प्रोक्योरमेंट को एस्केलेट कर देगा, अगर वो कंपनी के नियमों में शामिल है। मूलतः पहले जहां हाथ से या आंशिक रूप से ही ऑटोमेटेड तरीके से अलग अलग विभागों में पास ऑफ होता था, Hand and end is perjure people for stems from DSART. कृष्णा, आपने पिछली बार इस नए एआई संसार में भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की अहमियत की बात की थी। क्या आप विस्तार से बता सकते हैं? यदि कोई संगठन ये एआई टियर अपनाना चाहे तो किन लोगों की जरूरत होगी? जी हाँ, स्किल्स बेहद महत्वपूर्ण है। संगठन ये नहीं कह सकते हमने एक एआई टूल लगा दिया, बस उन्हें कुछ नई भूमिकाओं की आवश्यकता है। 1. एजेंट डेवलपर, एजेंट डिजाइनर, जो इन स्पेशलाइज्ड एजेंट्स को बना सके, कॉन्फ़िगर कर सके और मेंटेन कर सके। केवल कोडिंग ही नहीं, डोमेन लॉजिक, डेटा फ्लोज और मौजूदा सिस्टम से इंटीग्रेशन समझना भी जरूरी। 2. प्रॉम्प्ट इंजीनियर, कन्वर्सेशन डिजाइनर, क्योंकि यूजर एक्सपीरियंस अक्सर प्राकृतिक भाषा में होता है, ये लोग तय करते हैं कि एआई इंसानों से कैसे संवाद करे। वे सबसे बेहतर तरीके से प्रॉम्प्ट लिखना, एड्स के संभालना और एआई को मूल्यवान आउटपुट देने के लिए मार्गदर्शन करने का काम करते हैं। एआई प्रोडक्ट ओनर या एआई बिजनेस एनालिस्ट, ये व्यक्ति बिजनेस की जरूरतों और एआई की क्षमताओं के बीच सेतु का काम करता है। एजेंट क्या करे, सफलता की कसौटी क्या हो, आरओआई कैसे ट्रैक करें, ये सब तय करना और सुधारों को प्राथमिकता देना इसी के हाथ में है। 4.
डेटा स्टूवर्ड, एआई गवर्नेंस स्पेशलिस्ट। डेटा की गुणवत्ता, अनुपालन, नैतिक दिशा निर्देश और जवाबदेही सुनिश्चित करने में इनकी अहम भूमिका होती है। एआई किस तरह डेटा तक पहुंचता है, नतीजों का ऑडिट कैसे होता है, पूर्वाग्रह या कंप्लायंस जोखिम कैसे कम किए जाएं, इन सब की देखरेख यही करते हैं। चेंज मैनेजमेंट लीड, ऑर्गेनाइजेशनल कोच, ये बिल्कुल नया काम करने का तरीका है। जो लोग किसी विशेष सिस्टम में लॉगिन करके या किसी सहयोगी को ईमेल करके डेटा मंगाने के आदी हैं, वे हिचकिचा सकते हैं। एक अच्छा बदलाव प्रबंधन लीड कर्मचारियों को एडॉप्ट करने में मदद करता है, नए टूल पर ट्रेनिंग देता है और सांस्कृतिक अवरोधों को दूर करता है। तो ये टेक्निकल और ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स का मिश्रण है। आपको एक क्रॉस फंक्शनल टीम चाहिए जो न केवल टेक स्टैक बल्कि लोगों और प्रोसेस को भी संभाल सके। चलिए, हमारे पास एक और चित्र है, AI ड्रिवन एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, कंपोनेंट्स एंड इंटरैक्शंस। इसमें हमें AI ऑर्केस्ट्रेशन लेयर, कई तरह के एजेंट, जनरल AI एजेंट्स, टास्क स्पेसिफिक एजेंट्स, कम्युनिकेशन एजेंट्स, एनालिटिक्स एजेंट्स आदि, और फिर डेटाबेस, CRM, ERP, फाइनेंशियल सिस्टम जैसी बैकप्रणाली दिखती हैं। प्रिया बता सकती है कि ये कंपोनेंट्स आपस में कैसे काम करते हैं? बिल्कुल। वह डायग्राम परतों को कुछ इस तरह दर्शाता है। Copilot AI एजेंट्स, ये टॉप लेवल इंटेलिजेंस है जिसे आमतौर पर ब्रेन कहा जाता है। ये यूजर रिक्वेस्ट सुनता है, भाषा मॉडल का उपयोग करके उसे समझता है और तय करता है कि किस स्पेशलाइज्ड एजेंट को बुलाना है। जनरल एज मॉडल प्रोसेसिंग रीजनिंग, GPT जैसी सेवाएं या कोई भी बड़ा भाषा मॉडल जो प्राकृतिक भाषा पार्स कर सके, सामग्री का सारांश बना सके या क्वेरी पर लॉजिकल विचार कर सके। ये व्यापक टास्क के लिए अच्छे हैं, पर संभव है कि आपके ERP की डेटा स्कीमा जैसी सूक्ष्मताएं न जानते हों। प्रोडक्टिविटी एजेंट्स, एक्सेल विथ पाइथन, वर्ड, टीम्स विथ Copilot एजेंट्स, ये दफ्तर के रोजमर्रा कार्यों या प्रोडक्टिविटी वर्कफ्लो को संभालते हैं, जैसे एक्सेल में मासिक रिपोर्ट तैयार करना, वर्ड में नीतिगत दस्तावेज बनाना या टीम्स में चैट ट्रांसक्रिप्ट का सार निकालना। टास्क स्पेसिफिक एजेंट्स, वर्कफ्लो प्लानिंग, अगर आपके पास एक निश्चित वर्कफ्लो है जैसे कोई खरीद अनुरोध, तो ये एजेंट उन लॉजिक को संभालते हैं जहां ब्रांचिंग कंडीशन या किसी जरूरी यूजर अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। स्पेशलिस्ट ऐप एजेंट्स, CRM, E-फाइनेंस, ये डोमेन विशेषज्ञ हैं। इन्हें आपके CRM या ERP से जुड़ने का सही तरीका, डेटा फील्ड्स, फॉर्म, इंटीग्रेशन पॉइंट्स, वैलिडेशन नियम सब पता होता है। शेयर्ड टूल्स, कुछ काम यूनिवर्सल होते हैं जैसे ऑथेंटिकेशन, लॉगिंग या क्रॉस कटिंग कंसर्न। इन्हें हम यूटिलिटीज कह सकते हैं जिन्हें कोई भी एजेंट कॉल कर सकता है। कम्युनिकेशन एजेंट्स, ईमेल, ये इनबाउंड और आउटबाउंड कम्युनिकेशन संभालते हैं, चाहे ग्राहक को ईमेल भेजना हो या आंतरिक स्लैक या टीम्स मैसेज का जवाब देना हो। ये अनुरोध पर डैशबोर्ड या डेटा विजुअलाइजेशन बनाते हैं। ये डेटा लेक्स या वेयरहाउस से जुड़ सकते हैं और ऑर्केस्ट्रेशन लेयर इनसे किसी चार्ट या पूर्वानुमान को जनरेट करने के लिए कह सकती है। एक्सटर्नल सर्विसेज इंटीग्रेशन एजेंट्स, अगर आप बाहरी API पर निर्भर हैं, जैसे शिपिंग प्रोवाइडर, पेमेंट गेटवे या थर्ड पार्टी डेटा सेवाएं, तो ये स्पेशलाइज्ड एजेंट उन इंटीग्रेशन को संभालते हैं ताकि आप बाहरी डेटा या एक्सटर्नल एक्शन ट्रिगर कर सकें। और इन सबसे नीचे हैं आपके मल्टीपल बैकएंड सिस्टम्स, डेटाबेस, डेटा लेक्स, CRM सिस्टम, ERP सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम। एजेंट्स इन सिस्टम पर क्रिएट, रीड, अब डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ऑर्केस्ट्रेशन लेयर ये सुनिश्चित करती है कि सब कुछ सुरक्षित और लॉजिक के अनुरूप हो। कई संगठनों में डेटा ऑन प्रीमाइसेस सिस्टम, क्लाउड या कभी-कभी थर्ड पार्टी SaaS सॉल्यूशंस में बिखरा होता है। सोमिया, इस आर्किटेक्चर में डेटा कैसे बहता है और सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है? शानदार सवाल। AI टियर की सबसे आकर्षक वजहों में से एक यह है कि हम AI एजेंट्स के लिए सुरक्षित डेटा पाइपलाइंस बना सकते हैं। हर यूजर को अनेक सिस्टम में लॉग इन करके डेटा खंगालने की बजाय एजेंट ही गेटकीपर बन जाते हैं जो OAuth या अन्य सिक्योर मेथड से प्रमाणीकरण करते हैं और तभी डेटा लाते हैं जब यूजर या ऑटोमेटेड वर्कफ्लो को सही अनुमति हो। एक आम डेटा फ्लो ऐसा दिख सकता है। 1. कोई यूजर लिखता है, CRM में इस महीने के नए लीड्स का पाइपलाइन दिखाओ। 2. AI ऑर्केस्ट्रेशन लेयर यूजर की पहचान और भूमिका जांचता है,
शायद Azure AD या कोई और आइडेंटिटी प्रोवाइडर। 3. अगर यूजर CRM लीड डेटा देखने के लिए अधिकृत है तो ऑर्केस्ट्रेशन लेयर CRM स्पेशलिस्ट एजेंट को जरूरी पैरामीटर के साथ कॉल करता है। 4. CRM स्पेशलिस्ट एजेंट CRM सिस्टम के API या डेटाबेस से सुरक्षित ढंग से वही डेटा लाता है जिसे यूजर देख सकता है। 5. वह डेटा ऑर्केस्ट्रेटर को लौटाता है जो भाषा मॉडल या एनालिटिक्स एजेंट को कॉल करके उसे सारांश या चार्ट में बदल सकता है। 6. अंतिम जवाब यूजर को दिखता है। पूरे प्रोसेस में लॉग होता रहता है कि किस एजेंट ने कौन सा डेटा एक्सेस किया, किस यूजर रिक्वेस्ट के लिए किया। एडिट, कंप्लायंस, गवर्नेंस के लिए ये बेहद जरूरी है। दिलचस्प बात यह है कि AI एजेंट फैब्रिक के साथ आप अक्सर सुरक्षा को और मजबूत कर सकते हैं। Used to data access or permission stand to centralized threat, so new with the Brisikim Vragath. अब कृष्णा की ओर आते हैं। बिजनेस दृष्टिकोण से AI एजेंट फैब्रिक पहल पर ROI कैसे मापा जाता है? ये काफी रूपांतरकारी लगता है, पर निवेश को इसको कैसे सही ठहराया जाए? बढ़िया सवाल। आमतौर पर आरंभिक ROI कुछ इस तरह आता है। 1. समय की बचत। जिन टास्क में घंटों या दिनों लगते थे, जैसे मैनुअल डेटा एंट्री, कई सिस्टम में जानकारी ढूंढना, स्प्रेडशीट मिलान करना, वे अब सेकंडों में हो जाते हैं। 2. त्रुटियों में कमी। इंसान डेटा दोबारा एंट्री करते हुए या किसी चरण को भूलते हुए गलती कर सकते हैं। एजेंट परिभाषित नियमों का सख्ती से पालन करते हैं, जिससे महंगी पड़ने वाली गलतियां कम होती हैं। AI बड़े पैमाने पर डेटा पार्स कर पैटर्न ढूंढ सकता है, जिससे नए रेवेन्यू अवसर, लागत में कटौती या जोखिम न्यूनीकरण की रणनीतियां सामने आ सकती हैं। कर्मचारी संतुष्टि। यह अमूर्त है, लेकिन अहम है। जब कर्मचारियों को पुराने सिस्टम से जूझना नहीं पड़ता, वे ज्यादा संलग्न, उत्पादक बनते हैं और अधिक मूल्यवर्धक काम पर ध्यान दे सकते हैं। हम आमतौर पर ऐसे मेट्रिक्स ट्रैक करते हैं, जैसे कि साइकिल टाइम में कमी, जैसे ऑर्डर टू कैश साइकिल, मैनुअल श्रम घंटों में कमी, डेटा गुणवत्ता में सुधार और निर्णय गति में सुधार। समय के साथ सिस्टम विकसित होने पर आप उन्नत KPI सेट कर सकते हैं, जैसे कितने बिजनेस प्रोसेस 95% ऑटोमेटेड हो गए, या AI ने कितने नए इनसाइट्स दिए जो वास्तव में रेवेन्यू बढ़ाने वाले साबित हुए। प्रत्यक्ष वित्तीय ROI बड़े एंटरप्राइज में 12 से 6 महीनों के भीतर दिख सकता है, विशेष रूप से अगर आप ऐसे उपयोग मामलों से शुरुआत करें जिनकी पीड़ा बिंदु स्पष्ट और मापने योग्य हों। साथ ही ये एक रणनीतिक कदम भी है। आप अगले दशक के AI संचालित संचालन की नींव बना रहे हैं, जो प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भी दे सकता है। एक छवि में एम्पावरिंग योर पीपल, द फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स का जिक्र है, जहां मौजूदा स्किल्स जैसे मैनुअल प्रोसेस, डेटा एंट्री से हटकर AI इंटरैक्शन, ऑटोमेटेड एजेंट्स, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, AI ड्रिवन टूल्स, डेटा एजेंट इंटेलिजेंस जैसे भविष्य के स्किल्स की ओर शिफ्ट दिखाया गया है। प्रिया, डेटा एजेंट इंटेलिजेंस क्या है और ये वर्कफोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे फिट होता है? बिल्कुल। डेटा एजेंट इंटेलिजेंस वह शब्द है जिसका हम प्रयोग करते हैं ये बताने के लिए कि AI एजेंट न सिर्फ डेटा का निष्क्रिय विश्लेषण करें, बल्कि सक्रिय रूप से उसके साथ इंटरैक्ट करें, इनसाइट निकालें और स्वायत्त रूप से कार्रवाई भी कर सकें। पारंपरिक डेटा एनालिटिक्स वातावरण में कोई इंसान BI टूल में लॉगिन करता है, कुछ फिल्टर लगाता है, क्वेरी चलाता है, नतीजे समझता है और उसके बाद तय करता है कि आगे क्या करना है। डेटा एजेंट इंटेलिजेंस के साथ AI एजेंट खुद ये सारे कदम उठा सकता है। वह विसंगतियां, सहसंबंध या पैटर्न ढूंढ सकता है, इनके पीछे के संभावित कारण सोच सकता है, शायद किसी दूसरे विभाग के डेटा से क्रॉस रेफरेंस कर सकता है और फिर इंसान को सुझाव दे सकता है या किसी ऑटोमेटेड वर्कफ्लो को ट्रिगर कर सकता है। कार्यबल के लिए इसका मतलब है कि कर्मचारी डेटा संभालने की बजाय डेटा रणनीतिकार बन जाते हैं। मुझे ये क्वेरी कैसे चलानी है की जगह एजेंट ने ये क्वेरी चलाई और दिलचस्प रुझान पाए हैं। चलो देखें हम इन्हें बिजनेस उद्देश्यों के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं वाला नजरिया आता है। इससे कर्मचारी निर्णय लेने और रणनीतिक सोच जैसे ज्यादा महत्वपूर्ण कामों में लग पाते हैं, जबकि दोहराव वाला काम AI के हवाले रहता है। सोमिया, हमारे पास पारंपरिक डेटा विश्लेषण और डेटा एजेंट इंटेलिजेंस की तुलना करने वाला एक चार्ट भी है, जहां ड्राइवर, प्रोसेस, स्पीड, स्केलेबिलिटी,
इनसाइट्स, एक्शनेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी जैसे फीचर सूचीबद्ध हैं। क्या आप इस पर अधिक प्रकाश डालेंगी? जरूर। पारंपरिक डेटा विश्लेषण आमतौर पर मानव विश्लेषक उन्मुख होता है। आप एक परिकल्पना बनाते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं, क्वेरी चलाते हैं, डैशबोर्ड में विजुअलाइज करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, फिर मीटिंग या ईमेल में नतीजे साझा करते हैं। ये प्रक्रिया काफी मैन्युअल है और धीमी हो सकती है, घंटों, दिनों या कभी भी हफ्तों में, खासतौर पर जब डेटा कई साइलों में बटा हो। डेटा एजेंट इंटेलिजेंस इसे उलट देता है। यहाँ ड्राइवर एक AI एजेंट होता है जो लगातार डेटा स्ट्रीम्स मॉनिटर कर सकता है, पैटर्न या विसंगति पकड़ सकता है और लगभग तुरंत प्रतिक्रिया दे सकता है। मैन्युअल, परिकल्पना उन्मुख तरीके की जगह अब स्वचालित, डेटा उन्मुख और लक्ष्य आधारित अप्रोच है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य किसी क्षेत्र में बिक्री अधिकतम करना है, तो AI रियल टाइम सेल्स डेटा, प्रतिद्वंदियों की प्राइसिंग, सप्लाई चेन बाधाओं को स्कैन करता रहेगा, फिर प्राइसिंग रणनीति या इन्वेंट्री प्लेसमेंट पर सुझाव दे सकता है। स्पीड साफ तौर पर तेज होती है क्योंकि AI को किसी निर्धारित मानवीय विश्लेषण सत्र का इंतजार नहीं करना पड़ता। स्केलेबिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि AI सैकड़ों मैट्रिक्स एक साथ ट्रैक कर सकता है, बिना थके। इनसाइट गहरी या अप्रत्याशित भी हो सकती है क्योंकि AI कई डेटा सेट्स के बीच के संबंध ढूंढ सकता है जो एक ही व्यक्ति नहीं देख पाता। एक्शनेबिलिटी भी ज्यादा है क्योंकि एजेंट अगर कोई पैटर्न पाता है तो वह सीधे कार्रवाई भी कर सकता है, जैसे इन्वेंट्री रीऑर्डर करना या मार्केटिंग कैंपेन एडजस्ट करना, जब तक बिजनेस द्वारा सेट किए गए गार्डरेल्स का पालन हो। आखिर में एडेप्टेबिलिटी अहम है। एजेंटिक सिस्टम नए डेटा से सीख सकते हैं। अगर माहौल बदलता है, सप्लाई चेन बाधाएं या बाजार में उतार चढ़ाव, तो AI करीब करीब वास्तविक समय में अपनी लॉजिक या प्रॉम्प्ट बदल सकता है। इंसानी रिप्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं होती। कृष्णा, एक लीडरशिप परिप्रेक्ष्य से AI एजेंट अपनाने में सांस्कृतिक या मनोवैज्ञानिक बाधाओं को कैसे हैंडल करते हैं? लोग चिंतित हो सकते हैं कि नौकरियां छिन जाएंगी या कि AI से निपटना जटिल होगा। संस्कृति हमेशा सबसे बड़ी बाधा होती है। मैं अक्सर कहता हूं, तकनीक सरल हिस्सा है, लोग कठिन हिस्सा हैं। हम इसे कुछ रणनीतियों से एड्रेस करते हैं। 1. पारदर्शी संवाद। हम जोर देते हैं कि ये AI एजेंट मानव भूमिकाओं को स्थानांतरित करने के लिए हैं, न कि उन्हें हटाने के लिए। ये उन दोहराव वाले कामों को हटाते हैं, जैसे एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम में डेटा कॉपी करना, ताकि कर्मचारी रचनात्मकता, संबंध निर्माण, रणनीति या समस्या हल करने पर ध्यान दे सकें। 2. स्किल अपलिफ्ट प्रोग्राम। हम प्रशिक्षण में निवेश करते हैं, कर्मचारियों को दिखाते हैं कि AI एजेंट से बातचीत कैसे करें, AI जनित इनसाइट्स की व्याख्या कैसे करें, सिस्टम को जल्दी से वेरीफाई या फीडबैक कैसे दें। ये शॉर्ट ई-लर्निंग, वर्कशॉप या ब्राउन बैग सेशन के माध्यम से हो सकता है। 3. शीघ्र सफलता। हम कोई पायलट प्रोजेक्ट चुनते हैं जिसमें बहुत स्पष्ट दर्द बिंदु हो, शायद कोई मासिक रिपोर्ट हो जिसमें पहले एक विश्लेषक के 10 घंटे लगते थे। एक बार लोग देख लें कि AI कितनी तेजी से कर सकता है और ये विश्लेषक के लिए खतरा न होकर उन्हें और दिलचस्प काम करने के लिए आजाद करता है, तो वे दूसरे क्षेत्रों में भी AI अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। 4. AI चैंपियंस। हम विभिन्न विभागों में चैंपियंस या एम्बेसडर्स नियुक्त करते हैं। ये लोग इस तकनीक को लेकर उत्साहित रहते हैं और अपने साथियों को अपनाने में मदद करते हैं। इनके रूप में सवाल करने या समस्या सुलझाने के लिए एक सहज चेहरा मिलता है। 5. यथार्थवादी अपेक्षाएं। ये बेहद जरूरी है। AI पहले दिन से ही परफेक्ट नहीं होगा। इसमें गलतियां हो सकती हैं या कुछ ट्रेनिंग की जरूरत पड़ सकती है। इसे एक क्रमिक यात्रा के रूप में पेश करना, एक रात में चमत्कार की तरह नहीं। प्रिया, जब ये एजेंट विकसित होते जाते हैं, तो हम इन्हें निरंतर बेहतर के कैसे रवैया में स्पेरस और मशलाइशंस के मुख्य में? बिल्कुल। एजेंटिक सिस्टम AI मॉडलों पर बहुत हद तक निर्भर हैं, चाहे वे भाषा मॉडल हों, रिकमेंडेशन इंजन हों या प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। MLOps ये सुनिश्चित करता है कि इन मॉडलों का वर्जनिंग, टेस्टिंग और उचित गवर्नेंस के साथ डिप्लॉयमेंट हो।
मान लीजिए आपका CRM के लिए AI एजेंट कुछ सब ऑप्टिमल सिफारिशें दे रहा है, शायद कुछ लीड मिस हो रही हैं या गलत क्लासिफाई हो रही हैं, तो आपकी डेटा साइंस टीम एक अपडेटेड मॉडल निकाल सकती है। MLOps पाइपलाइन ट्रेनिंग, मॉडल वैलिडेशन, AB टेस्टिंग और सुरक्षित डिप्लॉयमेंट संभालती हैं। इस तरह एजेंट के पास हमेशा सबसे अच्छा लॉजिक रहता है। इसके अलावा फीडबैक लूप बहुत अहम है। जब यूजर्स कोई AI सुझाव रिजेक्ट या करेक्ट करते हैं, तो वह डेटा मॉडल रीट्रेनिंग में मदद कर सकता है। समय के साथ एजेंट स्मार्ट होता जाता है, गलतियां कम करता है और बिजनेस गोल्स से बेहतर तरीके से जुड़ता है। प्रमुख बात यह है कि AI को स्थिर सॉफ्टवेयर टुकड़े की तरह नहीं, बल्कि एक जीवित सिस्टम की तरह ट्रीट करें, जो हर इंटरेक्शन से सीखता है। एक और कॉन्सेप्ट डायग्राम में इंट्रा ऑर्ग बनाम इंटर ऑर्ग का जिक्र है। सोम्या, क्या इसका मतलब है कि ये एजेंट किसी एक कंपनी की सीमाओं से भी जा सकते हैं? हाँ, ये बहुत रोमांचक संभावना है। जरा सोचिए, आपका CRM एजेंट आपके डिस्ट्रीब्यूटर के लॉजिस्टिक्स एजेंट से शिपिंग शेड्यूल तय कर पाए, या आपका फाइनेंस एजेंट किसी बैंक के लेंडिंग एजेंट से क्रेडिट टर्म्स पर बातचीत कर पाए। विचार यह है कि जैसे जैसे और कंपनियां AI एजेंट फैब्रिक्स अपनाती हैं, वे कुछ एजेंट एंड पॉइंट्स को अपने विश्वसनीय साझेदारों या सप्लायर्स के लिए सुरक्षित रूप से ओपन कर सकें। कई उद्योगों में अभी हम वहां तक पूरी तरह नहीं पहुंचे हैं, लेकिन संभावनाएं बहुत बड़ी हैं। ईमेल पर परचेज ऑर्डर या शिपिंग अपडेट भेजने के बजाय ये AI एजेंट वास्तविक समय में संवाद करेंगे, उपलब्धता, दामों में बदलाव, डिलीवरी समय आदि की पुष्टि करेंगे, वह भी एक सुरक्षित और परमिशन शुदा ढंग से। ये मूलतः उन B2B इंटरेक्शन को स्वचालित करता है जो अभी मैन्युअल या आंशिक ऑटोमेशन पर निर्भर है। Is subgårde like CFO menu utilitas? As made defies midfield CFO या CIO हो नेर फ्यूचर ये कला has right the way शुरुआत कैसे करवाएं? मैं चरणबद्ध दृष्टिकोण की सलाह दूंगा। शिक्षा और एकजुटता। पहले अपनी लीडरशिप टीम को समझाएं कि AI एजेंट क्या कर सकते हैं, किसी साझा विजन पर सहमत हों, कहां सबसे ज्यादा ऑटोमेशन या इंटेलिजेंस की जरूरत है। तो उच्च मूल्य वाले उपयोग मामले पहचानें। सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश न करें। 2-3 ऐसे प्रोसेस चुनें जो बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण हो और जहां दर्द बिंदु स्पष्ट हो, जैसे मासिक वित्तीय क्लोजिंग या कोई जटिल कस्टमर सर्विस वर्कफ्लो। 3. क्रॉस फंक्शनल टीम बनाएं। इसमें IT, डेटा विशेषज्ञ, बिजनेस एनालिस्ट और लक्षित विभाग के कुछ प्रगतिशील कर्मचारी शामिल करें। संभव हो तो किसी बाहरी सलाहकार को जोड़ें जिसने ये पहले किया हो। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाएं। मौजूदा AI फ्रेमवर्क, एजेंटिक प्लेटफॉर्म या क्लाउड सेवाओं का उपयोग करें ताकि तेजी से कुछ खड़ा किया जा सके। एक छोटा पर अर्थपूर्ण समाधान दिखाएं। 5. इटरेट करें और सीखें। फीडबैक लें, नतीजे मापें, सुधारें। अगर POC सफल हो तो इसे बड़े पैमाने पर विस्तारित करें, ज्यादा यूजर्स या बड़े डेटा सेट के साथ। AI को सेंटर औपचारिक रूप दें। अगर आपका पायलट सही रहता है तो पूरे संगठन में गवर्नेंस, सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं और ट्रेनिंग के लिए एक COE बनाएं। निरंतर सुधार की योजना। MLOps पाइपलाइन रखें, कर्मचारियों के लिए लगातार ट्रेनिंग करें और नए उपयोग मामलों की सूची रखें। समय के साथ AI टियर आपके एंटरप्राइज आर्किटेक्चर का अभिन्न हिस्सा बन जाता है। प्रिया, मैंने डायग्राम में प्रोडक्टिविटी एजेंट्स जैसे एक्सेल विद पाइथन, वर्ड, टीम्स विद कोपायलट एजेंट्स का जिक्र देखा। क्या आप बता सकती हैं कि एंटरप्राइज AI एजेंट्स और रोजमर्रा के प्रोडक्टिविटी टूल के बीच तालमेल कैसे काम करता है? बिल्कुल, ये अपनाने के सबसे बड़े कारणों में से एक है, क्योंकि कर्मचारी पहले से एक्सेल, वर्ड, टीम्स या स्लैक जैसे टूल में काम करते हैं। अगर हम वहीं एक AI एजेंट एम्बेड कर दें, मसलन टीम्स बॉट या वर्ड के लिए कोपायलट प्लगइन, तो कर्मचारियों को नया इंटरफेस सीखने की जरूरत नहीं। वे बस टाइप कर सकते हैं, पिछले महीने के सेल्स प्रदर्शन का सारांश बना दो या इन कॉलम के डेटा से चार्ट बना दो, और AI वह कर देगा। सोचिए, आपका ERP एजेंट पिछले महीने की सेल्स में कोई अजीब पैटर्न पाए। वह एजेंट अपने आप टीम्स में सेल्स मैनेजर के चैनल को मैसेज भेजकर कहे, मुझे मिडवेस्ट में रिटर्न प्रोडक्ट्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं एक्सेल में एक पिवोट टेबल बनाकर और डिटेल्स दूं?
अगर मैनेजर हाँ कहता है तो एजेंट वो बना देगा। इस तरह का तालमेल घर्षण बहुत कम कर देता है। लोग जिस माहौल में सहज हैं उसी में रहते हुए एआई का लाभ उठा सकते हैं। एआई बिल्कुल पास में है, रास्ता दिखाता है या जरूरत पर टास्क खुद कर देता है। एक चिंता यह हो सकती है कि एक बार हमारे पास दर्जनों एजेंट आपस में इंटरेक्ट करने लगें तो ये काफी जटिल हो सकता है, जैसे ईआई कॉल्स का स्पैगेटी नेटवर्क। सुमिया, गतिशील वातावरण में स्पष्टता और नियंत्रण कैसे बनाए रखें? यही वह जगह है जहां आर्किटेक्चरल अनुशासन बहुत जरूरी होता है। हम आमतौर पर सलाह देते हैं एक सिंगल ऑर्केस्ट्रेशन लेयर, यानी ब्रेन, जो यूजर रिक्वेस्ट के लिए गेटवे है और अगर जरूरत हो तो एजेंट टू एजेंट कम्युनिकेशन को भी मध्यस्थता देता है। स्पष्ट सीमाएं, हर स्पेशलाइज्ड एजेंट का दायरा साफ हो। सीआरएम एजेंट केवल सीआरएम टास्क संभाले, फाइनेंस एजेंट केवल फाइनेंस टास्क वगैरह, ताकि ओवरलैप या भ्रम ना हो। ऑडिटेबल वर्कलोड, भले एआई के जरिए चल रहा हो, आपको रिकॉर्ड चाहिए कि कौन से एजेंट ने क्या किया, क्यों और कब। ये किसी केंद्रीय सिस्टम में लॉग स्टोर करने से हो सकता है ताकि एक ट्रांजैक्शन या क्वेरी को कई एजेंट में ट्रेस कर सकें। ह्यूमन इन द लूप मैकेनिज्म, कुछ महत्वपूर्ण या उच्च जोखिम कार्यों के लिए आप एआई के अंतिम एक्शन से पहले किसी इंसान की मंजूरी अनिवार्य कर सकते हैं। इससे अंतिम नियंत्रण आपके हाथ में रहता है। इन सर्वश्रेष्ठ तरीकों को अपनाकर आप जटिलता को सुरुचिपूर्ण ढंग से संभाल सकते हैं। अव्यवस्थित जाल की जगह एक प्रबंधित इकोसिस्टम बनता है जहां हर एजेंट की भूमिका स्पष्ट है। प्रिया, आपने पहले स्वॉर्म जैसे फ्रेमवर्क का जिक्र किया था जिसमें कई स्वतः ही कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ये साधारण ऑर्केस्ट्रेटर मॉडल से कैसे अलग है? बिल्कुल, ऑर्केस्ट्रेटर मॉडल ज्यादा टॉप डाउन है। आपके पास एक ब्रेन एजेंट होता है जो बाकी सभी को निर्देशित करता है। स्वॉर्म या सहकर्मी से सहकर्मी समन्वय वाले एजेंटिक फ्रेमवर्क कई एजेंट को बिना किसी एक नियंत्रक इकाई के नेगोशिएट या सहयोग करने देते हैं। मसलन, वे किसी लीडर का चुनाव कर सकते हैं या डेटा का असिंक्रोनस आदान प्रदान कर सकते हैं जब तक कि सब मिलकर किसी समाधान पर न पहुंच जाएं। ये बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकृत या जटिल परिदृश्य जैसे सैकड़ों साझेदारों वाली सप्लाई चेन नेटवर्क के लिए बहुत शक्तिशाली हो सकता है। प्रत्येक एजेंट सप्लाई चेन में एक नोड का प्रतिनिधित्व कर सकता है और मिलकर वे सबसे अच्छा शिपिंग रूट, इन्वेंट्री लेवल या प्रोडक्शन शेड्यूल निकाल सकते हैं। इसकी खासियत है लचीलापन और स्केलेबिलिटी। चुनौती है ये सुनिश्चित करना कि स्वॉर्म अव्यवस्थित न हो जाए या परस्पर विरोधी काम न करे। कुछ उन्नत संगठन हाइब्रिड मॉडल अपनाते हैं। प्रमुख दिशा के लिए ऊपर एक ऑर्केस्ट्रेटर रखते हैं, पर कुछ एजेंट समूहों के बीच लोकल ऑप्टिमाइजेशन के लिए स्वॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये एआई अनुसंधान का दिलचस्प क्षेत्र है और नेटवर्क के बढ़ने पर काफी असरदार हो सकता है। कृष्णा, बिजनेस स्टैंड पॉइंट से आपको कैसे तय करना चाहिए कि हॉरिजॉन्टली यानी और विभागों या लाइनों को एआई टियर से जोड़ें या वर्टिकली किसी एक डोमेन में अधिक गहराई लाएं? ये एक रणनीतिक फैसला है। अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो पहले से किसी एक डोमेन में बहुत आरओआई दे रही है, तो आप उधर और गहराई में जा सकते हैं, जैसे फोरकास्टिंग एजेंट, रियल टाइम आईओटी डेटा एजेंट, उन्नत एनालिटिक्स आदि जोड़कर। ये वर्टिकल विस्तार है। दूसरी ओर, अगर आप देखते हैं कि एक ही फ्रेमवर्क से कई विभागों को फायदा हो सकता है, जैसे कोई यूनिवर्सल एजेंट जो अप्रूवल, डॉक्यूमेंट जनरेशन, शेड्यूलिंग देखता हो, तो आप हॉरिजॉन्टल जाते हैं। मसलन, अगर आपने फाइनेंस वर्कफ्लो ऑटोमेट करके सफलता पाई है, तो वही तरीका एचआर या सेल्स में दोहरा दें। व्यवहार में आप समय के साथ दोनों ही कर सकते हैं, पर बिजनेस प्रभाव के आधार पर प्राथमिकता तय करना बुद्धिमानी है। देखिए कहां सबसे तेज या बड़ा रिटर्न मिलता है और उसी अनुसार रोडमैप प्लान करें। एजेंटिक आर्किटेक्चर का फायदा है कि ये मॉड्यूल है। आप नए एजेंट या इंटीग्रेशन सेल से जोड़ सकते हैं। सब कुछ फिर से डिजाइन करने की जरूरत नहीं। Abhishek nagsalten. So mianale du 3 version shit app enterprise AI arkuet kon senhunidr thogoe. मैं 3 बड़े बिंदु उजागर करूंगी। 1.
मल्टी मॉडल एजेंट्स, टेक्स्ट से आगे बढ़कर ये एजेंट इमेज, वॉइस और शायद वीडियो तक को हैंडल करेंगे। जैसे कोई एजेंट किसी स्कीमेटिक को पढ़े, उसका आशय समझे और फिर प्रोडक्ट डिजाइन सिस्टम में ऑपरेट करे। 2. एथिकल और रेगुलेटरी एआई। विश्व भर में सरकारें एआई की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर कानून ला रही हैं, तो कंपनियों को ऐसे फ्रेमवर्क चाहिए जहां एजेंट डेटा संरक्षण, पूर्वाग्रह कम करने और एक्सप्लेनेबिलिटी आवश्यकताओं का पालन करें। क्रॉस कंपनी एआई नेटवर्क्स। हमने इंटर-अर्ग एजेंट इंटरैक्शन की बात की। मुझे लगता है हम ज्यादा बड़े कंसोर्टियम या सप्लाई चेन अलायंस देखेंगे जो किसी मानकीकृत एजेंट प्रोटोकॉल को अपनाएंगे, जिससे वास्तव में सीमलेस B2B ऑटोमेशन संभव हो। ठीक है, हम अपने समय के अंत के करीब हैं। आइए आप सबका त्वरित सार सुनते हैं। कृष्णा, हम आपके साथ शुरू करते हैं। बिजनेस लीडर्स के लिए आपका अंतिम संदेश। संक्षेप में, AI टियर आ गया है और इसे नजरअंदाज करने का मतलब प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त खो देना हो सकता है। छोटा शुरू करें, स्पष्ट उपयोग मामले चुनें, सफलताएं दिखाएं और वहीं से आगे बढ़ें। साथ ही लोगों पर निवेश करें, स्किल्स, चेंज मैनेजमेंट, गवर्नेंस और खुले दिमाग रहें। उत्पादकता में संभावित उछाल बहुत बड़ा है, पर इसके लिए माइंडसेट बदलने की जरूरत है। बहुत बढ़िया। प्रिया, आपका अंतिम विचार। टेक्नोलॉजिस्ट और डेवलपर्स के लिए कहूं तो एआई एजेंट फैब्रिक बनाना बहुत रोमांचक हो सकता है। रचनात्मकता की अपार गुंजाइश है। बस मूलभूत बातों का ध्यान रखें। हर एजेंट का स्पष्ट उद्देश्य डिजाइन करें, अच्छा ऑर्केस्ट्रेशन और लॉगिंग बनाए रखें और हमेशा यूजर एक्सपीरियंस के बारे में सोचें। अगर नींव सही रखेंगे तो आप स्वार्म आधारित ऑप्टिमाइजेशन या उन्नत डेटा एज इंटेलिजेंस जैसे परिष्कृत परिदृश्यों तक विस्तार कर सकते हैं। भविष्य उज्जवल है, इसलिए प्रयोग करते रहें और नवीनीकरण लाते रहें। बिल्कुल सही। सोमिया, समापन में आपसे अंतिम सार। एंटरप्राइज आर्किटेक्चर स्थिर एप्लीकेशन लेयर्स से एआई एजेंट के गतिशील ताने बाने की ओर विकसित हो रहा है, जो संवाद, तर्क और संगठनात्मक साइलों में ऑटोमेशन कर सकते हैं। ये उतना ही बड़ा बदलाव है जितना मैन फ्रेम से क्लाइंट सर्वर या ऑन प्रेम से क्लाउड पर जाने में था, शायद उससे भी बड़ा, क्योंकि ये इंसानों के तकनीक के साथ इंटरेक्ट करने के मूल तौर तरीके को बदल देता है। मेरी सलाह है इसे विधिवत, इस महत्वाकांक्षा के साथ अपनाएं। जो संगठन इस रीसेट करेंगे वे नई स्तर की चुस्ती, दक्षता और नवाचार हासिल करेंगे। मुझे आशीष ही छुएगा। डीप डाइव एआई ऑन एआई में आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है इस चर्चा से आपको एआई टियर की अवधारणा, एआई एजेंट फैब्रिक की भूमिका, विशेषज्ञ और ऑर्केस्ट्रेटेड एजेंट्स का महत्व और भविष्य के पावर स्किल्स पर निवेश की अहमियत को समझने में मदद मिली होगी। चाहे आप एक छोटा व्यवसाय हो जो अपने प्रोसेस सुधारना चाहता हो, या एक वैश्विक एंटरप्राइज जो इंटीग्रेटेड सिस्टम्स की नई पीढ़ी बनाना चाहता हो, संदेश स्पष्ट है। भविष्य एजेंटिक, कनेक्टेड और इंटेलिजेंट है। सोमिया, कृष्णा और प्रिया को उनके इनसाइट्स साझा करने के लिए धन्यवाद, और आप सभी का भी धन्यवाद जो आज हमारे साथ जुड़े। अगली बार हम एआई नवाचार के सबसे कटिंग एज पहलुओं पर बात जारी रखेंगे। तब तक उत्सुक रहें और गहराई में डूबते रहें।